हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने ज़िंदगी में। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब आज प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, आज थ्योरी के ऊपर बात होगा। तो आज का टॉपिक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वेज ऑफ पासिंग वैल्यूज टू ए फंक्शन। किसी फंक्शन में वैल्यूज़ को पास करने का कितना तरीका है। तो आज हम उन अलग अलग तरीक़ों पे बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से किसी फंक्शन में वैल्यू को पास किया जा सकता है, और भी बहुत सारे बातों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। अब तक आपने मेथड किसे कहते हैं ये समझ लिए होंगे। मेथड हमारे प्रोग्राम का ही एक सब पार्ट होता है, ये आप जान चुके हैं। और साथ ही साथ हम मेथड में डिफरेंट वैल्यूज़ को पास करते हैं अपने कॉलर फंक्शन से, इसे भी आप जान लिए हैं। और जब वैल्यूज़ आता है कॉलर फंक्शन से हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन के पास, तो हम उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करवाते हैं और कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं उसी कॉलर फंक्शन के पास जहां से मेरा वैल्यू आया था। जावा हमें दो तरीके देता है अलग अलग, जिसके मदद से हम कॉलर फंक्शन से अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन तक वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। तो उनमें से दो तरीके जो हैं उनके नाम मैं अभी बोर्ड में लिखूंगा, और उनमें से एक तरीके को आज डिस्कस करेंगे और दूसरा तरीका को कल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तरीका जो है वैल्यूज़ को कॉलर फंक्शन से यूज़र डिफाइंड फंक्शन में पास करने का, उसे हम लोग कहते हैं पास बाय वैल्यू। कभी कभी इसे कॉल बाय वैल्यू भी कहते हैं, कभी कभी इसे कॉल बाय वैल्यू भी कहा जाता है। चलिए, सही है। और दूसरा तरीका जो हमारा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस या फिर कॉल बाय रेफरेंस, ये दो नाम अलग अलग हैं और तरीके हमारे पास यही दो हैं जिसके मदद से हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास कॉलर फंक्शन से वैल्यूज को पास करवाते हैं। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है पहला नंबर टाइप, फर्स्ट नंबर टाइप, दैट इज पास बाय वैल्यू। इसको समझते हैं कि क्या होता है। पास बाय वैल्यू में क्या करते हैं, नॉर्मली हम अपने कॉलर फंक्शन से जिस वैल्यू को यूजर डिफाइंड फंक्शन तक भेजते हैं, उस वैल्यू को, जो वैल्यू हमारा एक्सेप्ट हो रहा है कॉलर फंक्शन में, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू को हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और जब उस वैल्यू को हम पास कर देते हैं अपने यूजर डिफाइंड मेथड के पास, तब उसे हम क्या कहेंगे, जो वैल्यू हमारा यूजर डिफाइंड मेथड में प्रेजेंट है एक्सेप्ट करने के लिए डेटा को, उसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो नॉर्मली जो पास बाय वैल्यू मेथड है, इसमें क्या होता है कि हम जो वैल्यू को पास करते हैं कॉलर फंक्शन से अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास, तो अगर हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो पैरामीटर लिस्ट है वहां अगर कुछ भी चेंज करते हैं अपने डेटा के साथ, तो उसका असर, उसका इफेक्ट हमें कॉलर फंक्शन में देखने के लिए नहीं मिलता है। यानी हम अगर अपने फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी चेंज करें तो उसका रिफ्लेक्शन आपको एक्चुअल पैरामीटर में देखने के लिए नहीं मिलता है। इसे थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लें हमारे पास एक क्लास है, फॉर एग्जांपल एक क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं, क्लास डेमो, और इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन पब्लिक। सपोज हम एक वॉइड टाइप का रिटर्न डेटा टाइप लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सम,
और यहाँ एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर x कोमा इंटीजर y, ठीक है। और हम सबको मालूम है कि ये जो है पैरामीटर लिस्ट, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ हम लिख रहे हैं x इक्वल टू x प्लस 2 और y इक्वल टू y प्लस 2। वेरी गुड, ठीक है। हमने यहाँ पर x और y को कुछ चेंज किया। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू जो भी आएगा, यहाँ अंदर आने के बाद x का वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। मैं इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा आपको। SOPLN या मैं लिखूंगा कि फॉर्मल पैरामीटर्स आफ्टर मेथड कॉल। मेथड कॉल होने के बाद मेरा फॉर्मल पैरामीटर का वैल्यू कितना है वो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू प्लस x फिर प्लस कोमा प्लस y, ठीक है। हमने यहाँ पर इनको प्रिंट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाने वाले हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वेरी गुड, स्ट्रिंग args, ऑलराइट। और इसके अंदर में हमारा जो क्लास है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि डेमो। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सपोज डी नाम का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, इक्वल टू न्यू डेमो। और इसके बाद अंदर में क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यूज लेंगे, यानी कि x का और y का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से हम लोग पास करने वाले हैं। तो इंटीजर a इक्वल टू सपोज 5 और इंटीजर b इक्वल टू सपोज 6। हमने दो वेरिएबल्स के लिए दो वैल्यू ले लिए और हम फाइनली इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से इस फंक्शन को कॉल करेंगे d डॉट सम और फिर वैल्यूज को पास करेंगे। पहला पास करेंगे a, फिर पास करेंगे कोमा दे करके b। और यहां पर हम क्या किए कि इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हमने फंक्शन को कॉल किया और a का वैल्यू को कॉपी किया x में और b का जो वैल्यू है इसे हमने कॉपी कर दिया y में। बड़ा आसान चीज है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी कि a का वैल्यू 5 वो चला जाएगा x के पास और b का वैल्यू जो है 6 वो भी कॉपी हो जाएगा y में। बात समझ में आ रहा है? a और b में रहेगा, लेकिन a और b के साथ साथ वो कॉपी हो जाएगा x और y में। मतलब ये 5 और 6 यहाँ भी रहेगा, 5 और 6 यहाँ भी रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, SOPLN एक्चुअल पैरामीटर बिफोर मेथड कॉल इक्वल टू प्लस a और यहां पर कोमा दे करके प्लस b। मेथड कॉल अगर नहीं हो रहा है तो फिर a और b का वैल्यू कितना होगा वो हम यहां पर प्रिंट कर रहे हैं। और जब यहां पर मेथड को कॉल कर लिया गया, उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं उनके वैल्यूज में क्या चेंजेस आ रहा है ये समझेंगे। क्योंकि ये अगर समझ में आ जाता है तो फिर ये पास बाय वैल्यू जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हम अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल पैरामीटर में नहीं दिखता है, उसे समझ में आएगा। देखें यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल का नाम है a और एक वेरिएबल का नाम है b। a के अंदर हमने 5 स्टोर किया है और b के अंदर में 6 स्टोर किया है, राइट? सही है। फिर हम क्या कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट के हेल्प से। तो फिर जैसे ये कॉल होगा तो a का वैल्यू कॉपी हो जाएगा x में, यानी कि हमारा जो ये वैल्यू है ये कॉपी होगा एक दूसरे वेरिएबल में और इस वेरिएबल का नाम x है। यहाँ पर ये 5 कॉपी होगा और यहाँ पर एक और वेरिएबल हमारे पास है y नाम का, इसके अंदर में b का वैल्यू कॉपी हो गया, ठीक है। यानी कि a में भी 5 है और x में भी 5 है, b में भी 6 है और y में भी 6 है, कॉपी हो गया। जैसे ये कॉपी हुआ उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो फंक्शन के अंदर में क्या कर रहे हैं, हम x का वैल्यू को कुछ चेंज कर रहे हैं। x का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस 2, यानी कि x का वैल्यू पहले 5 था, अब 5 प्लस 2 होने पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा 5 से ये क्या हो जाएगा, 5 से चेंज होकर के ये हो जाएगा 7। और फिर हमारा सेकंड लाइन में है y इक्वल टू वाई प्लस 2। इसका मतलब क्या होगा कि y का जो वैल्यू था वो 2 से इंक्रीज करेगा और पहले जितना था उससे 2 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताएं कि
हम जब फॉर्मल पैरामीटर यानी कि इन सब में चेंजेस किए हैं तो क्या इसका रिफ्लेक्शन आपको एक्चुअल पैरामीटर में दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एक्चुअल पैरामीटर हमारा 5 और 6 ही है, लेकिन हमने फॉर्मल पैरामीटर में चेंज किया जिसका रिफ्लेक्शन हमें वहां नहीं दिख रहा है। उसका रिफ्लेक्शन बस इसी के तक सीमित है। ये हमारा है, ये है फॉर्मल पैरामीटर और ये है मेरा एक्चुअल पैरामीटर। तो यही है इस पूरे पास बाय वैल्यू का थीम, मेन कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कि हम जब भी अपने किसी भी अपने फंक्शन में पास बाय वैल्यू मेथड से डेटा को भेज रहे हैं कॉलर फंक्शन से अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास, उस वक्त अगर कोई भी इंसान फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी चेंज करे, कुछ भी चेंजेस करे, उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल पैरामीटर में बिल्कुल नहीं दिखेगा। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, इसे हम पूरे कॉन्सेप्ट को अभी जो थियोरेटिकली हमने समझा, इसे हम लैपटॉप के स्क्रीन पे ब्लूजे को रन करेंगे, ब्लूजे को ओपन करेंगे और उसमें यही पूरा प्रोग्राम दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे और देखेंगे कि क्या रियली में ऐसा पॉसिबल होता भी है या नहीं। वैसे तो ये पॉसिबल है, बट इसे हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लूजे के स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हमें सबसे पहला काम जो करना है वो है जाना है न्यू क्लास में। और न्यू क्लास में जाने के बाद हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने उस पास बाय वैल्यू को समझने वाले हैं। वैसे भी लास्ट क्लास का जो प्रोग्रामिंग था वो पास बाय वैल्यू पर ही बेस्ड था, फिर भी इसे समझने के लिए एक हम क्लास क्रिएट करते हैं। सपोज मैं क्लास क्रिएट करता हूँ डेमो नाम का, डेमो1 नाम का। तो डेमो1 नाम का क्लास ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। चलो कुछ और नाम क्रिएट करते हैं हम। सपोज हम ले लेते हैं सम ले लेते हैं। यस, सम नाम का क्लास हमारा क्रिएट हो गया है और इस क्लास को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे एंड इसमें लिखा हुआ जो भी डेटा हमारे पास उसे Ctrl+A कीबोर्ड में एंड बैकस्पेस ऑल डिलीट। अब हम क्लास का नाम देने वाले हैं सम, दैट इज आवर क्लास नेम। एंड इसके बाद का काम हमारा होगा अपना एक मेथड क्रिएट करना, पब्लिक वॉइड। सपोज हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं ऐड नाम का और इसमें पैरामीटर लिस्ट है इंटीजर x, इंटीजर y, 2 पैरामीटर्स हैं, ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहे हैं इन फॉर्मल पैरामीटर्स में। x = x+2 कर रहे हैं इसको और फिर y = y+2। ऑलराइट, और यहाँ हम इसे प्रिंट कर देंगे system.out.println एंड सिंपली हम लिखेंगे सम ऑफ, या ऐसा लिखो कर देंगे कि फॉर्मल पैरामीटर्स आफ्टर मेथड कॉल इज इक्वल टू प्लस, पहले x प्रिंट होगा, फिर अगेन प्लस, फिर ये कोमा, फिर प्लस y। सिंपल। तो यहाँ तक हमने अपना फंक्शन क्रिएट किया और फॉर्मल पैरामीटर्स का वैल्यू एक्सेप्ट करवाएंगे और उनमें कुछ चेंजेस भी करेंगे। अब क्या करेंगे हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें क्या करेंगे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेंगे, स्ट्रिंग या GS, और इसमें हम अपने क्लास का यानी कि सम नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सम s = न्यू सम, दैट्स इट। और फिर एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर a = 5 एंड इंटीजर b = 6, जैसा कि हमने वाइट बोर्ड में समझा था।
सेम वेरिएबल्स में हम वैल्यू ले रहे हैं और फिर हम एस डॉट उसके हेल्प से हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एस डॉट ऐड, एंड इसके अंदर में हम भेजेंगे ए कोमा बी। ए और बी जो है यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और हम यहाँ से इस प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी ही कर लेते हैं। कॉपी करके हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे ए और बी के वैल्यू को। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कि एक्चुअल पैरामीटर्स, है ना, यहाँ लिखूँगा एक्चुअल पैरामीटर्स बिफोर कर देते हैं, बिफोर मेथड कॉल इक्वल टू ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर बी लिखते हैं। वेरी गुड। और एक काम करते हैं कि ये जो मेरा स्टेटमेंट है इसे मैं यहाँ से कट करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लिखा हूँ ना बिफोर मेथड कॉल, तो मेथड को कॉल करने के पहले हम प्रिंट कर देते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा काम ख़त्म। तो अब इसे मैं कंपाइल करके देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है, एंड आई होप यस देयर इज़ नो सिंटैक्स एरर। मैं इसे क्लोज करता हूँ और फिर सम नाम के क्लास को मैं राइट क्लिक करके वाइड मेन और इसे मैं रन करने वाला हूँ। एंड देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्चुअल पैरामीटर्स बिफोर मेथड कॉल इक्वल टू 5-6, कॉल करने के पहले 5-6 था, एंड फॉर्मल पैरामीटर्स आफ्टर मेथड कॉल, मेथड के कॉल होने के बाद ये हो गया 7 और 8। लेकिन हमारे मेथड को कॉल किया जब मैंने फॉर्मल पैरामीटर में चेंज किया तो उस चेंज का रिफ्लेक्शन देखें हमें एक्चुअल पैरामीटर में नहीं दिख रहा है। एक्चुअल पैरामीटर मेरा अभी भी 5 और 6 है और फॉर्मल पैरामीटर मेरा हो गया है 7-8। तो उसके 7 और 8 होने से मेरा एक्चुअल पैरामीटर में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बिकॉज कि हमने यहाँ पर वेरिएबल्स को भेजा है, वेरिएबल्स के वैल्यू को भेजा है। हम यहाँ पर वेरिएबल्स के एड्रेस को नहीं भेजे हैं, ए और बी का एड्रेस नहीं सेंड किया गया है। वही हम पढ़ेंगे पास बाय रेफरेंस में, जहाँ पर हम वेरिएबल को डायरेक्टली नहीं सेंड करते हैं, उनके वैल्यूज़ को डायरेक्टली हम पास नहीं करते हैं, हम उन वेरिएबल्स के एड्रेस को पास करते हैं फॉर्मल पैरामीटर के पास। तो वहाँ पर कैसा सिनारियो होगा, कैसे कैसे चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, इनके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दिल से लाइक करिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।